पूर्व सांसद रवि प्रकाश ने 8 साल पूरे होने पर भाजपा सरकार की 8 वर्षों की नाकामियां गिनाई। खबर बरेली से। बरेली के रामपुर गार्डन में कांग्रेस कार्यालय पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की उपस्थिति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने पर भाजपा सरकार की विगत 8 वर्षों की नाकामियों को उजागर किया। रवि प्रकाश वर्मा पूर्व सांसद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को बताया कि किस तरह से आमजन को सपने दिखाकर ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में लगभग सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई। निजी क्षेत्र में नए निवेश न होने के कारण युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। होली बीत गई और ईद आने वाली है। इस संवेदनहीन सरकार में मजदूरों को कोई भी त्योहार मनाने का हक नहीं है। ये आम बात है कि प्रदेश में मजदूरी समय से नहीं मिलती है और अक्सर मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई है, जिससे वे जितना कमा रहे थे उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के डीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार आईएएस अभिषेक प्रताप कमीशन खोरी में पकड़े गए। सच यह है कि पूरे प्रदेश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहां बिना घूसखोरी कमीशन खोरी के बिना काम हो रहा हो। अब प्रदेश की जनता पूरी सच्चाई समझ चुकी है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को आईना दिखाया, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को उचित जवाब देगी। मुंह देख के फैसले कर रहे हैं। इस बार मोदी जी ने जो है मुस्लिम समाज को ईद पर जो तोहफा दे रहे हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। अभी दिल्ली में एक जज के पास से बहुत पैसा मिला है, लेकिन आज की तारीख तक 14 तारीख का किस्सा है और आज 26 तारीख हो चुकी है। आज की तारीख तक कुछ भी खुलासा नहीं हो सका है ये किसका पैसा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पैसा सिर्फ जजों का ही नहीं था, ये पैसा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का भी था जो उनके मकान में रखा गया था। इस बात की भी संदेश मिल रहे हैं और भांति भांति के कयास लगाए जा रहे हैं। जनता में एक बहुत खराब मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अब कोई मामला न्यायपालिका में जाएगा, किसी भी न्यायपालिका में जाएगा तो पहले ही लोगों को पता लग जाता है कि न्याय क्या मिलेगा, और ऐसा इन लोगों ने साबित भी कर दिया है। इन परिस्थितियों में आज हम लोग आपके बीच में रूबरू हुए हैं और हम इस उम्मीद के साथ में रूबरू हुए हैं कि आप इस गंभीरता को समझेंगे और हमारे साथियों को इतनी शक्ति आपकी लेखनी से मिलेगी कि वो जनता के बीच में जा सकेंगे और सच्चाइयों से उनको रूबरू कर सकेंगे। अभी तक इस देश में लोकतंत्र कायम है, अभी तक इस देश में लोकतंत्र कायम है नाम के लिए, लेकिन आप गौर कीजिएगा, आज ही अखबार में खबर आई है कि नेपाल में, हमारे पड़ोसी देश में, राजतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन चालू हो गया है, क्योंकि मामूली घटना नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से व्यवस्था को ढेर किया जा रहा है, संविधान को ढेर किया जा रहा है, जो शक्तियों का पृथक्करण था उसको कुचला जा रहा है, इसमें सीधा सीधा दखल अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का है, जिनको हिंदुस्तान के अंदर व्याप्त जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन पर उनकी निगाह है। और उन्होंने अपनी हिकमत से हर हिंदुस्तानी को इतने गले गले तक कर्ज में बांध दिया है जिसका कोई और छोर नहीं मिल रहा। मेरे पास पत्रकार आए थे, उन्होंने मुझसे एक बात के लिए जिक्र किया कि बजट पर कोई टिप्पणी करिए। मैंने उनसे कहा बजट पर हम टिप्पणी करेंगे, आप छाप नहीं पाओगे। बोला बताइए। मैंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, आप नेट खोलिए। जब नेट खोल के मैंने कहा वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा है प्रति व्यक्ति के ऊपर, तो जाके निकला 2,38,40,000 के आसपास में। मैंने कहा इसको बंद करो। अब ये देखो प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी हिंदुस्तान के अंदर प्रति व्यक्ति आमदनी जो नेट के ऊपर उपलब्ध है वो 70-80 हजार रुपए है। सवाल ये है कि अमृत काल में आजादी के 75 वर्षों के बाद हिंदुस्तानियों पर, प्रत्येक हिंदुस्तानी पर कर्जा करीब 2.5 लाख रुपए का है, 2.5 लाख रुपए के आसपास है, और उसकी आमदनी 80 हजार है जो एवरेज निकल के आ रही, नेट पर उपलब्ध है ये चीज। तो क्या ये सरकार जो अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त कर रही है धर्म के माध्यम से और व्यवस्था को ध्वस्त करके, क्या इस चीज को रिवर्स करने में सक्षम नहीं है? हिंदुस्तानियों की आमदनी 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए थी प्रतिवर्ष औसत आमदनी, और कम से कम कर्जा 70,000 के आसपास होना चाहिए था। सांसद जी राहुल गांधी का एक आरोप है कि बिरला जी मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं देते, बोलने नहीं देते। देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, जो बात मैंने आपसे कही है आप मेरी बातों पर गौर करिए। मैं कोई आइसोलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये
संसदों का गार्जियन नहीं है। इस बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये लोग सरकार के गार्जियन हो चुके हैं। और इन सरकार पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है सरकारों को पारदर्शी रखना। हर एमपी की ड्यूटी है कि वो सरकारों को पारदर्शी रखने में काम करे, चाहे वो सत्ता के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं। आप इस बात का कर सकते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए कौन कौन से एमपी हैं जो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आज एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कि आधे ज्यादा सांसद अपराधी हैं और 70% सांसद ठेकेदार हो चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो कायदे कानून बनाया करते थे। लोकतंत्र कहां पहुंच चुका है, मुझे लगता है इस बात को गौर करने की जरूरत है। ये बिरला एक खाली मोहर, पहली बार जब सांसद बने उसके बाद जब स्पीकर बन गए थे, ये पूरी लोकसभा के इतिहास में पहला मौका था। स्पीकर हमेशा से बहुत अनुभवी आदमी बनता था, जिसको सारी पार्टियों का सम्मान प्राप्त होता था। आज हालत यह है कि राहुल गांधी कुछ भी कहना चाहते हैं। ये सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है और इस सरकार ने स्पीकर महोदय के माध्यम से संसद को नियंत्रित कर लिया है। अब वो अपने सुओ मोटो अपनी तरफ से ही कोई ना कोई मुद्दा बना देते हैं और चेतावनी इशू कर देते हैं। आज उन्होंने चेतावनी इशू की है कल राहुल गांधी के लिए। कम से कम चार्जशीट तो लगाओ, पूछो तो क्या बात थी, क्यों हम ऐसा कहा गया। तो ये सरकार, स्पीकर को भी इस बात के लिए बताना पड़ेगा कि हम निष्पक्ष हैं और हम एमपी के गार्जियन हैं, हम सरकार के गार्जियन नहीं हैं। अभी आपने न्यायपालिका का आरोप लगाया कि न्यायपालिका भी सही काम नहीं कर रही है। पिछले दिन देखा जाए तो न्यायपालिका ने दुर्व्यवहार पर रोक लगाई थी। देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने स्पष्टीकरण दिया है। जो स्थिति दिखाई पड़ रही है कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही, उनके ऊपर दबाव बना हुआ है। आपके शब्दों में हमारे शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, जनता को क्या चाहिए? सांस लेने के बाद रोटी और खाने से भी पहले अगर कोई चीज चाहिए तो इंसाफ होता है। इस धरती हिंदुस्तान के अंदर जो भी व्यवस्था बनाई गई है, सामाजिक व्यवस्था या फिर राजनीतिक व्यवस्था, उसमें सबसे अहम रोल इस बात का है कि आदमी को न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। आज हालत यह है, उस रास्ते को बदला जा रहा है। ये सरकार निगरदंड होकर के उस रास्ते को तोड़ रही है। और न्यायपालिका ही नहीं, मीडिया भी, जो इंडिपेंडेंट मीडिया लोकतंत्र की जान होता है, उसको जिस तरीके से पूंजीपतियों की मदद से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इतिहास में लिख गया है और इसका सवाल आने वाली पीढ़ियां करेंगी। ये सभी लोगों को ध्यान रहना चाहिए। आने 27 को आज चुनाव आना है, चुनाव के आपकी पार्टी सपा से गठबंधन करेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन की स्थिति अलग है, समझा। गठबंधन हो चुका है और गठबंधन होने के बाद भी अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुए। दिल्ली में मोदी सरकार नहीं बदली, तो अब ये इतना पर्याप्त है गठबंधन को इस पुनर्दीक्षा करने के लिए। अब जो लोग आज मुख्य विपक्ष बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको अपनी भूमिका की समीक्षा करनी होगी। अगर तो वो बीजेपी की निरंकुश ताकतों के खिलाफ लड़ पाने में सक्षम होंगे तो सहयोग हो सकेगा, लेकिन अगर ये वो लोग नहीं कर पाएंगे तो ये पूरा जिम्मा कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों को उठाना पड़ेगा। जनता मुख्य आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।